आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं नित्या शब्द डॉट इन से हाजिर हूँ आपके सामने एक नया बुक रिव्यू लेके। आज जिस बुक की हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है। इस बुक का नाम है द हिडन हिंदू और इसे लिखा है अक्षत गुप्ता ने। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि अक्षत गुप्ता नाम के दो ऑथर्स हैं, बट जिन अक्षत गुप्ता की मैं बात कर रही हूँ उनकी ये डेब्यू बुक है द हिडन हिंदू। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, ये जो डेब्यू बुक है वो 3 पार्ट्स में है, यानी 3 वॉल्यूम्स में है। ये एक ट्रायोलॉजी है द हिडन हिंदू। यदि आप पहला पार्ट पढ़ेंगे, दूसरा पार्ट पढ़ेंगे, तीसरा पार्ट पढ़ेंगे, तब जाके आपकी जो स्टोरी होगी वो कंटिन्यू मोशन में पूरी होगी। तो ये एक ट्रायोलॉजी है। अच्छा, अब मैं आपको बताना चाहूँगी द हिडन हिंदू। ये जो नाम था, अक्षत गुप्ता ने बताया कि ये जो नाम है बहुत सोच विचारने के बाद पड़ा, क्योंकि आप लोग को नाम से समझ आ रहा होगा कि ये जो बुक है वो हिंदुइज्म के बारे में बात करने वाली है, हिंदू कल्चर के बारे में बात करने वाली है। तो जब ये बुक का नाम डिसाइड किया जा रहा था तो अक्षत गुप्ता को बहुत सारे सजेशंस आए कि अगर आप नाम में हिंदू डाल देंगे तो बाकी समुदाय के जो लोग हैं वो इस किताब को नहीं पढ़ेंगे। बट अक्षत गुप्ता ने बहुत शार्पली ये चीज़ सोची कि हम लोग आज के टाइम पे मार्वल और डीसी की जब मूवीज़ देखते हैं तो क्यों ना हम हिंदू को, यानी इस किताब के नाम में हिंदू रखें। बाकी समुदाय के जो लोग हैं, यदि किताब अच्छी हुई तो वो ऑफ कोर्स इसे पढ़ेंगे। जैसे आज के टाइम में हम मार्वल और डीसी को देखते हैं, जबकि वो हमारे रिलीजन से या हमारे कंट्री से कुछ लेना देना नहीं है उसका। जो थॉर है इनफैक्ट वो तो और भी अलग दुनिया से है। तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। वीडियो की जो शुरुआत है, मैं अक्षत गुप्ता के छोटे से एक इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करना चाहूँगी कि कहाँ से उन्हें ये किताब का मोटिवेशन मिला, क्या इनकी बैक स्टोरी है, ताकि आप इन्हें थोड़ा अच्छे से जान पाएँ। तो शुरू करते हैं। अक्षत गुप्ता जो थे उनके साथ एक बहुत ही ट्रैजिक सीन हुआ उनकी लाइफ में, जहाँ पे उनकी जो लाइफ थी वो पूरी पलट गई। बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हुई अक्षत गुप्ता के साथ जो कभी नहीं होनी चाहिए किसी भी इंसान के साथ। पहला जो इंसिडेंट था वो ये था कि उनकी 14 इयर्स की मैरिज थी और उनका 6.5 साल का बच्चा था उस मैरिज में। तो जो उनकी फर्स्ट वाइफ थी उन्होंने उन्हें डाइवोर्स दिया अक्षत गुप्ता को। एंड दैट वाज द लोएस्ट पॉइंट ऑफ हिज लाइफ, जहाँ पे उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था एंड ही टुक अ रॉन्ग स्टेप, क्योंकि मतलब उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की थी एंड ही वाज हॉस्पिटलाइज्ड आफ्टर दैट। लकीली वो बच गए। इसके बाद ही ये जर्नी शुरू हुई थी उनकी। इससे पहले वो उनका जो बैकग्राउंड था, फैमिली बैकग्राउंड, वो एक रेस्टोरेंट का बैकग्राउंड था। वो कोई भी ऐसी जगह से बिलोंग नहीं करते जहाँ पे एक राइटिंग को कोई भी तवज्जो दी जाए या फिर उसकी कोई इम्पोर्टेंस हो। तवज्जो बहुत बड़ा वर्ड हो जाएगा उसके लिए। एक इम्पोर्टेंस नहीं थी, यानी कि बस लिख रहे हैं। कभी किसी ने कोई ऐसा फैमिली बैकग्राउंड था ही नहीं कि कोई लिखे। तो अक्षत गुप्ता की वाइफ ने जब उन्हें डाइवोर्स दिया तो उनको बहुत ज़्यादा सदमा जो फील हुआ वो ये हुआ कि उनका जो 6.5 साल का बच्चा है वो उनसे अलग हो गया। अक्षत गुप्ता ने सुसाइड अटेम्प्ट किया। वो हॉस्पिटलाइज थे, लेकिन जब वो बच गए, वो घर वापस आए तो उन्होंने देखा कि एम्प्टी ड्राइंग बुक्स रखी हैं उनके बच्चे की। वो ड्राइंग बुक्स देख के अक्षत गुप्ता को बहुत ज़्यादा गिल्ट फील हुआ कि मैं बच्चे के लिए लाया था बट वो उसे यूज़ भी नहीं कर पाया, उससे पहले उसे मुझसे दूर कर दिया गया। तो वो एम्प्टी बुक्स देखने के बाद उनको बहुत गिल्ट फील होता था, बहुत बुरा फील होता था। तो उन्होंने डिसाइड किया अक्षत गुप्ता ने कि मैं अपने बेटे का वेट करूँगा, अपने बच्चे का वेट करूँगा और मैं उसकी ड्राइंग बुक में ही कहानी लिखना स्टार्ट करूँगा, ताकि जब वो लौट के आए तो मैं उसे दिखाऊँ कि देखो बेटा, मैंने आपके लिए आपकी ड्राइंग बुक में कहानियाँ लिखी हैं। 1 साल निकल गया, 2 साल निकल गया और ऐसे-ऐसे टाइम करते-करते निकलता चला गया, बट उनका बेटा नहीं आया उनसे मिलने के लिए एंड इट टुक 6 इयर्स। ये कहानी बनती गई, बनती गई, बनती गई एंड नाउ वी हैव ट्रायोलॉजी ऑफ इट। ये कहानी जो शुरू हुई एक ड्राइंग बुक में लिखने से शुरू हुई थी और अब जो है ये ट्रायोलॉजी बन चुकी है। तो यहाँ से जो अक्षत गुप्ता का इंस्पिरेशन आप कह लीजिए, मोटिवेशन आप कह लीजिए, यानी एक मोटिव था अक्षत गुप्ता के पास कि उनको अपने बच्चे को ये कहानियाँ दिखानी थी कि देखो मैंने ये आपके लिए किया। सो दिस इज़ द बैक स्टोरी ऑफ अक्षत गुप्ता एंड मैं आपको बता दूं कि अक्षत गुप्ता अभी बहुत एक हैप्पी मैरिज में है। वो खुद को बोलते हैं कि मैं एक पार्ट टाइम राइटर, लिरिसिस्ट एंड स्क्रीन प्लेयर हूँ, बट मैं फुल टाइम अपनी वाइफ का ध्यान रखता हूँ, यानी कि उन्होंने रीमैरिज की, उनकी दूसरी बीवी आई। एंड मैं आपको बताऊँ, अक्षत गुप्ता का एक इंटरव्यू मैंने देखा था, उसमें उन्होंने बताया कि आपको अपने वर्ड्स और अपने लाइफ पार्टनर बहुत वाइजली चूज़ करने चाहिए, क्योंकि अगर आपका लाइफ पार्टनर सही है तो आप सही ट्रैक पे रहेंगे। अक्षत गुप्ता जब बहुत ही ज़्यादा डिप्रेसिंग पॉइंट में थे तो उनकी जो सेकंड वाइफ थी उन्होंने उन्हें इतना सपोर्ट किया, उनकी बार बार कहानियाँ सुनी, उनको रुलाया, उनको बचाया उस चीज़ से, उनको चुप कराया। सो
दिस इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ चूजिंग द राइट लाइफ पार्टनर अकॉर्डिंग टू अक्षत गुप्ता। उनको कभी कोई मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी जैसा उन्होंने बताया, क्योंकि उनकी जो वाइफ थी उन्होंने उन्हें उस चीज़ से, डिप्रेशन वाला जो लूप होल था उससे उन्हें बचा लिया। अगर मैं आप लोग को कहूँगी कि जब मैं ये किताब पढ़ रही थी तो एक भी सेकंड ऐसा नहीं था जब मुझे बहुत वाव फैक्टर नहीं फील हुआ, या फिर मुझे ऐसा नहीं फील हुआ कि मैं तो कुछ जानती ही नहीं थी अपने रिलीजन के बारे में। तो आप लोग समझेंगे कि मैं बहुत ज़्यादा बढ़ा-चढ़ा के बोल रही हूँ। बट अगर मैं आप लोग को बताऊँ, मैं टू बी ऑनेस्ट मैं आप लोग को ये बताना चाहूँगी कि मुझे आज तक कभी अपने रिलीजन के बारे में इतनी डीप बातें नहीं पता चली। हाँ, मैं जानती हूँ कि युग कौन से हैं, क्या होता है, सारी चीज़ें मैं जानती थी। बट इतनी डीप नॉलेज मुझे कभी कहीं से नहीं मिल पाई, कितना भी चाहने के बाद नहीं मिल पाई। क्योंकि जितने भी हमारे ग्रंथ होते हैं वो सब बहुत एक डिफ़िकल्ट लैंग्वेज में हैं। आई एम नॉट डिसरिस्पेक्टिंग एनीथिंग, बट वो लोग बहुत मतलब बहुत डिफ़िकल्ट लैंग्वेज में हैं और हमारे आज की भाषा से वो नहीं मैच करते हैं, जिसे पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन मैं आपको बताऊँ, ये जो किताब है, इसका एक सक्सेस का सबसे बड़ा पॉइंट है अक्षत गुप्ता की सिंप्लिसिटी। ये बुक में ऐसी लैंग्वेज यूज़ करी गई है जो हम रेगुलर डेज़ में बात करते हैं। ये बुक में अक्षत गुप्ता ने अपने इंटरव्यू में एक ये भी बात बोली थी कि 1 साल में इस किताब की 1 लाख जो कॉपी सेल हुई हैं उसका राज़ है उसकी भाषा, उसकी सिंप्लिसिटी। अक्षत गुप्ता का मानना है कि अगर आप एक किताब लिख रहे हो, अगर आप एक स्टोरी किसी को बताना चाहते हो, तो आपका मोटिव ये नहीं होना चाहिए कि आप उसकी डिक्शनरी सुधार रहे हो, आप उसकी ग्रामर सुधार रहे हो। बार-बार आपको लैंग्वेज ऐसी नहीं चूज़ करनी चाहिए कि बार-बार एक इंसान है वो आपकी किताब पढ़ रहा है बट बीच में खोल-खोल के उसके वर्ड्स चेक कर रहा है कि इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है। एंड अकॉर्डिंग टू मी पर्सनली मुझे भी ऐसा लगता है कि अगर आप कहानी पढ़ रहे हो, आपको उसमें बार-बार शब्द ढूँढने पड़ रहे हैं बीच-बीच में आके, तो वो आपको डिस्टर्ब करेगा कहीं न कहीं, बम्प बनेगा आपकी राइट में। तो अक्षत गुप्ता ने इतनी आसान भाषा में सब कुछ बताया है, मुझे एक भी बार ऐसा नहीं फ़ील हुआ कि मुझे कुछ नहीं मालूम है या मुझे कम नॉलेज है। मुझे इनफैक्ट इसको पढ़ने के बाद बहुत अच्छा फ़ील हुआ। एक अवेकनिंग आई अंदर से कि हाँ, मेरा रिलिजन ऐसा है, मेरा कल्चर ऐसा है। हिंदुइज़्म में इतनी बातें हैं जो मुझे आज तक नहीं पता थी एंड मैं आप लोग को बताना चाहूँगी, ये बुक पढ़ने के बाद आप लोग को भी ऐसा ही फ़ील होगा। अगर अक्षत गुप्ता की तारीफ़ करने की बात हो या फिर इस किताब की तारीफ़ करने की बात हो, तो आई थिंक मैं इतनी ज़्यादा इंस्पायर हो चुकी हूँ, इतनी ज़्यादा अमेज़ हो चुकी हूँ कि मैं नहीं रुकूँगी और टाइम हमारे पास कम पड़ जाएगा। तो बिना किसी देरी के मैं बताना चाहूँगी कि ये जो ट्रायोलॉजी है, ये जो 3 किताबें हैं, इसकी कहानी क्या है, इसका प्लॉट क्या है, मेन पॉइंट क्या है? मैं आपको बताती हूँ, ये कहानी जो शुरू होती है 2020 और 21 में शुरू हुई है। लमसम ये जो टाइमलाइन है वो ये है 20 और 21 की, 2020 और 21 की। तो यहाँ पे एक इंसान को पकड़ा जाता है, एक अघोरी को पकड़ा जाता है जिसका नाम होता है ओम शास्त्री। और ओम शास्त्री जो हैं वो अघोरी की वेशभूषा में पहली बार पकड़े गए हैं 2020-21 में, और उनको ना नार्कोटिक्स के इंजेक्शन दिए गए हैं और उनको हिप्नोटाइज़ किया गया है। यानी कि ओम शास्त्री जो है, जो अघोरी है, वो इस हालत में नहीं है कि वो बिल्कुल भी झूठ बोल पाएँ। उनको पूरी तरीके से अपने वश में कर लिया गया है। तो जब ये कहानी शुरू होती है, एक इन्वेस्टिगेशन से शुरू होती है, ओम शास्त्री को पकड़ा जाता है, उनकी इन्वेस्टिगेशन होती है, उनसे बहुत सारे सवाल-जवाब पूछे जाते हैं, उनकी आइडेंटिटी क्या है, वो क्या कर रहे हैं। बहुत शॉकिंग न्यूज़ सामने आती है, बहुत ही शॉकिंग फैक्ट सामने आते हैं जिसके एविडेंस भी मिलते हैं कि वो झूठ नहीं कह रहे हैं। उनकी पहली बात जो सबको अमेज़ करती है वो ये कि उन्होंने बताया कि मेरी जो एज है वो हमेशा से इतनी ही है, 40 के लमसम मैं चल रहा हूँ और मेरी एज कभी बढ़ी नहीं है। ये ट्रू निकलता है। उनके जो भी टेस्ट किए जाते हैं इन सब चीज़ के लिए, उनसे एविडेंस पता चलता है कि ये बात सच है, ये झूठ नहीं बोल रहे हैं। दूसरी बात वो ये बोलते हैं कि मैं चारों युग में था। मैं राम जी से मिला हूँ, मैं कृष्ण जी से मिला हूँ, मैंने रामायण में पार्ट प्ले किया है, मैंने महाभारत में पार्ट प्ले किया है, मैं सबसे मिला हूँ और मैं आज तक कभी नहीं पकड़ा गया, ये पहली बार है जो मैं पकड़ा गया हूँ। और एविडेंस मिलते हैं कि उनकी बात ये भी सच है, तो लोग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं कि आखिर ये कैसे पॉसिबल है, ये इंसान चारों युग में कैसे ज़िंदा रह सकता है। फिर उसके बाद जब इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है तो ओम शास्त्री के मुँह से बहुत सारे सीक्रेट्स निकलते हैं। वो बोलते हैं कि मैं सातों चिरंजीवियों को ढूँढ रहा हूँ। 7 चिरंजीवी जो होते हैं हिंदुइज़्म में, वो ये हैं, पहले हैं महाबली। आप लोगों ने सुना होगा राजा महाबली थे, वो बहुत ज़्यादा पराक्रमी थे। वो इतने ज़्यादा मतलब जैसे कहते हैं ना कि उनको कोई पराजय नहीं कर सकता था। और उसके कारण से क्या हो रहा था कि उन्होंने पूरी जगह को, पहले तो अर्थ को ही वो कर लिया, आई मीन उन्होंने अर्थ को जीत लिया सारे राजाओं से, सब कुछ उनका हो गया।
उसके बाद उन्होंने आउटर स्पेस में जाना शुरू कर दिया, वहाँ पे भी वो जीतते गए एंड देयर वाज़ नो स्टॉपिंग टू इट, राजा महाबली। तो जो विष्णु जी थे उनको राजा महाबली के कारण पहला अवतार लेना पड़ा था, वो था वामन अवतार। वामन अवतार में क्या था कि विष्णु जी बहुत छोटे से ब्राह्मण के रूप में आए थे और उन्होंने राजा महाबली को बोला, एक यज्ञ चल रहा था, उस यज्ञ में आने के बाद उन्होंने बोला कि राजा, आप कभी किसी को कुछ चीज़ के लिए मना नहीं करते हैं, तो मैं आपसे चाहूँगा कि आप मुझे 3 पग ज़मीन दे दीजिए। 3 पग ज़मीन का मतलब हुआ जहाँ 3 स्टेप होंगे। तो राजा महाबली सोचे कि ठीक है, 3 पग ज़मीन, ब्राह्मण जी आप कैसी बात कर रहे हैं, आप कुछ और माँग लेते। चलिए, आपको जहाँ 3 पग रखने हैं आप रखिए और ये जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी सब कुछ मेरा है, आप ले लीजिए 3 पग ज़मीन। तो धीरे-धीरे वो जो बामन रूप होता है, छोटे ब्राह्मण का रूप होता है, वो बड़ा होता जाता है, उनके शरीर का आकार बढ़ता जाता है। वो पहला पद जो रखते हैं अपना, तो पहले पग में यानी पहले स्टेप में पूरी अर्थ कवर हो जाती है। दूसरे पग में पूरा सोलार सिस्टम कवर हो जाता है, मतलब पूरा यूनिवर्स कवर हो जाता है। और फिर उसके बाद तीसरा पग जो होता है, बामन पूछते हैं महाबली से कि अब मैं तीसरा पाँव कहाँ रखूँ? तो वो थे तो पराक्रमी बहुत ज़्यादा ओबीडिएंट थे। तो राजा महाबली ने बोला, आप तीसरा पैर जो है ब्राह्मण जी, आप मेरे सिर पे रखिए। तो विशालकाय रूप हो गया था ब्राह्मण का। तो जब विष्णु जी के अवतार ने वामन रूप में महाबली के सिर पे पैर रखा, तो जो महाबली थे वो पाताल लोक में धंसते गए। आप लोगों ने सुना होगा, साउथ के साइड में एक फेस्टिवल बनता है, पोंगल और ओणम। तो वही एकमात्र ऐसा दिन होता है जब राजा महाबली को पाताल लोक से आकर धरती पर प्रवेश करने की एक दिन की परमिशन मिलती है। तो ऐसे आप लोग को बहुत अमेजिंग फैक्ट्स मिलेंगे और बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी। तो मैं आप लोग को बता रही थी कि चिरंजीवीज़ कौन हैं, 7 चिरंजीवीज़ यानी कि 7 इमॉर्टल्स। तो पहला तो मैंने आपको बता ही दिया, राजा महाबली। ये राजा महाबली जो थे वो प्रहलाद की एंसेस्टर्स में से थे। प्रहलाद के बाद से जो ब्लड लाइन थी वो प्योर होनी शुरू हो गई थी, बट उससे पहले जो थे वो सारे बहुत ज़्यादा डेमनिक थे। तो फिर उसके बाद आते हैं दूसरे चिरंजीवी पे। जो दूसरे चिरंजीवी थे उनका नाम था अश्वत्थामा। आप लोगों ने सुना होगा, कृष्ण जी से भी रिलेट कर पा रहे होंगे आप अश्वत्थामा को तो। और मतलब बहुत सारी न्यूज़ आज भी आपको सुनने को मिलती हैं कि जब वृंदावन में रात हो जाती है, जब कृष्ण जी वगैरह का बेड लगाया जाता है, तो वहाँ पे जो जंगल है वहाँ से आज भी आवाज़ें आती हैं और ऐसा माना जाता है कि अश्वत्थामा हैं वो आज भी अपनी मणि को ढूंढ रहे हैं। और उनको जो पेन होता है जब कृष्ण जी ने उनकी मणि छीन ली थी, तो जो उनको पेन होता है वो उनको पुकारते हैं, उनसे माफ़ी मांगते हैं। तो दूसरे जो चिरंजीवी हैं वो हमारे अश्वत्थामा हैं। तीसरे जो चिरंजीवी हैं हमारे वो हैं वेद व्यास। और चौथे चिरंजीवी हैं हनुमान जी। हनुमान जी के बारे में आप सभी जानते हैं, सभी ने सुना होगा कि वो कितने पावरफुल थे। इनफैक्ट आपको पता है, मैं एक स्टोरी और ऐड करना चाहूँगी इसको। आई एम सो सॉरी, आई एम टेकिंग सो मच ऑफ टाइम, बट ये बुक है ही इतनी अच्छी कि मैं अपने आप को नहीं रोक पाई सारी चीज़ पढ़ने के लिए। तो हनुमान जी की एक स्टोरी मैं आपको बताती हूँ। हनुमान जी इतने ताकतवर थे और वो अपने राम जी से इतना प्यार करते थे कि जब राम जी को देह त्यागना था अपना, तो वो क्या करते थे कि मतलब जो यमराज थे वो डरते थे हनुमान जी के सामने आने से, राम जी का जो रूह थी उसको ले जाने के लिए। तो राम जी ने क्या किया कि ज़मीन को क्रैक किया, उसमें अपनी अंगूठी उन्होंने गिराई और वो अंगूठी गिराते गिराते उसके बाद राम जी ने हनुमान जी को बोला कि हनुमान जी, मेरी रिंग गिर गई है, आप प्लीज़ लेकर आओ। हनुमान जी जाते हैं, सूक्ष्म रूप रखते हैं, वो जाते हैं, नीचे जाते हैं, वहाँ पे पाताल लोक में उनको शेषनाग मिलते हैं। तो शेषनाग से बोलते हैं कि शेषनाग, मेरे राम जी की अंगूठी गिर गई है, आप प्लीज़ मुझे हेल्प कर दो ढूँढने के लिए। तो शेषनाग बोलते हैं, कौन सी अंगूठी? वो बोलते हैं कि मेरे राम जी की अंगूठी। हनुमान जी बोलते हैं, तो शेषनाग दिखाते हैं अपने पीछे कि एक ढेर लगा हुआ होता है अंगूठियों के और वो सारी राम जी की अंगूठी होती है। तो शेषनाग बताते हैं कि हर ये जो युग है वो रिपीट होते रहते हैं और हर बार जो यमराज हैं वो डरते हैं आपसे और राम जी का जो देह त्यागने का पूरा कार्यक्रम होता है वो नहीं हो पाता है आपके डर के कारण से। तो राम जी हर बार इसी तरीके से आपको अपनी अंगूठी लेने के बहाने भेजते हैं और जब तक आप अंगूठी लेके ऊपर जाते हैं तब तक राम जी जा चुके होते हैं। तो आप देख रहे हैं कि कैसी एक साइकिल है जो अपने आप को रिपीट करती जा रही है। राम जी की अंगूठियाँ जो है वो कितनी ज़्यादा है, उनका ढेर लगा हुआ है, यानी कि अपने आप की जो स्टोरी है वो अपने आप को रिपीट करती रहती है। और हनुमान जी जो है वो हमारे चिरंजीवी हैं, वो हमेशा हमेशा के लिए जीवित रहेंगे।
और आज भी है। पांचवे जो हमारे चिरंजीवी हैं वो है विभीषण। आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा ऑफ कोर्स, कि जो रावण थे, रावण के जो भाई थे विभीषण, जिनके कारण राम जी जीत पाए थे रावण से, जिन्होंने वो नाभि वाला सीक्रेट बताया था रावण का। तो जब विभीषण थे वो उनसे इतने खुश हो गए, क्योंकि विभीषण जो थे वो हमेशा सही पाथ पे चलने के लिए फॉलो अप करते थे चीज़ों को, हमेशा राइट चीज़ें सेलेक्ट करते थे। तो राम जी ने खुश होकर उनको ऑफ़र किया कि आपको हम चिरंजीवी बनाना चाहते हैं। तो उनको ये भी वरदान मिला कि जो कलयुग है हमारा, उसमें जो विष्णु जी का एक अवतार आएगा, यानी कल्कि अवतार होंगे, वो विभीषण के रूप में ही आएंगे। यानी विभीषण जो है वो ही वो कल्कि भगवान बनकर आएंगे, ऐसा उनको वरदान मिला था। तो मूविंग फॉरवर्ड, जो हमारे पांचवे चिरंजीवी वो थे, वो हैं कृपाचार्य। आप लोगों ने कृपाचार्य का भी नाम सुना होगा। और जो छठे हमारे चिरंजीवी हैं वो हैं परशुराम। परशुराम की भी एक बहुत अनोखी स्टोरी है, मैं आपको बताऊंगी तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। आप लोग चेक करिएगा। जो परशुराम थे वो उनकी मतलब जो मम्मा थी वो राजपूत थी, उनके जो पिता थे वो पंडित थे। तो पंडित जो होते हैं, जो ब्राह्मण होते हैं, उनका जो रूप होता है बहुत काम रूप होता है, लेकिन जो राजपूत होता है वो तो ब्लड ही ऐसा होता है कि उनको बहुत जल्दी गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा फाइट करते हैं वो लोग राइट चीज़ों के लिए। परशुराम जी के जो पिताजी थे उनकी हत्या कर दी गई थी। तो जो उनकी माँ थी, जो राजपूत थी, उन्होंने गम में 21 टाइम्स अपनी छाती पीटी थी। तो वो चीज़ देख के जो परशुराम थे, उनके दिमाग में वो चीज़ बैठ गई कि जो क्षत्रिय है जिन्होंने मेरे पिताजी को मारा है, मैं उनकी 21 जनरेशंस जो है उनको ख़त्म कर दूंगा धरती से, उनका सर्वनाश कर दूंगा, एक भी राजपूत नहीं बचेगा। तो वो इतना ज़्यादा गुस्से में आ गए कि उनका जो राजपूत खून था वो एक्टिव हो गया। वो आप लोगों ने देखा होगा, परशुराम का जो रूप है वो दाढ़ी होगी और बहुत कामिंग कपड़े दिखेंगे उनके, उनका फिजिक वैसा दिखेगा कि एक ब्राह्मण है, लेकिन जो चेहरा होगा, वो उनके जो एक्सप्रेशंस होंगे वो बहुत ज़्यादा गुस्से वाले होंगे, वो एक राजपूत के होंगे। तो इसी तरीके से क्या हुआ कि जब परशुराम ने ये ठान लिया कि मैं 21 सदियों को मिटा दूंगा, यहाँ से 21 जनरेशन को मिटा दूंगा। तो जब वो मिटाते गए, हर बार क्या करते थे कि बच्चों को छोड़ देते थे और बड़ों को मार देते थे, और फिर उसके बाद जब वो बच्चे बड़े होते थे तो फिर उन्हें मार देते थे। इस तरीके से 21 बार जब हो गया, तो तब उनको बताया गया, उनको याद कराया गया कि आप रुक जाइए। तो तब वो रुके, और जो राजा जनक थे, जो सीता जी के पापा थे, तो जो परशुराम थे, उन्होंने अपना जो त्रिशूल था, जो उनको शिव जी से मिला था, वो दिया राजा जनक को, और बोला कि आपको मैं बताता हूँ कि जो जो पीछे का धागा होता है धनुष का, उसको जो भी चढ़ा देगा, आपकी बेटी के लिए वही लायक होगा। तो इसी तरीके से जब सीता माता बड़ी हुई, उनका स्वयंवर हुआ, राम जी ने जब वो चढ़ा रहे थे कमान उसको, तो वो टूट गया धनुष, और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए। फिर वो परशुराम जी जो थे वो राम जी को भी मारना चाहते थे कि तुमने मेरा धनुष कैसे तोड़ दिया, बहुत गुस्से में। लेकिन फिर उनको समझाया गया कि आप भी एक अवतार हो, राम जी भी एक अवतार हैं। तो उन दोनों का फिर मतलब जो परशुराम जी का गुस्सा था तब वो शांत हुआ। नेक्स्ट जो हमारे सातवें चिरंजीवी है वो है मार्कंडेय। तो इस बुक में, पूरी बुक में इन सब की बात करी गई है। और जैसे मैंने आपको छोटी-छोटी सब स्टोरी सुनाई, मैंने सबकी स्टोरीज़ आपको नहीं सुनाई, बट जिनकी भी सुनाई, ऐसे छोटी-छोटी सब स्टोरीज़ इस किताब में दी गई है, जिससे हमें पता चलता है कि आखिर हमारे कल्चर में था क्या, ये किस तरीके से था। अच्छा, एक चीज़ मैं और आपको बताऊँ, आज तक जो हम लोग युग जानते हैं, वो जानते हैं कि सबसे पहले सतयुग होता है, फिर त्रेता युग होता है, द्वापर युग होता है और कलयुग होता है। पर क्या आप लोग जानते हैं कि त्रेता युग पहले क्यों आता है, फिर द्वापर युग क्यों आता है? मुझे पता चला इस किताब को पढ़ने के बाद कि जो विष्णु जी थे उनके 10 अवतार थे। पहले जो सतयुग था हमारा, उसमें 4 अवतार उनको लेने पड़े, यानी अकॉर्डिंग टू द नंबर आप देखिएगा, 4, सतयुग बीइंग द 4th। फिर त्रेता युग आता है। त्रेता युग में विष्णु जी के 3 अवतार आए। सो दिस इज व्हाई त्रेता युग इज द सेकंड, लाइक अगर आप ऊपर से नीचे देखेंगे तो वो सेकंड नंबर पे आता है, बट उसका जो नाम है वो त्रेता युग है दूसरे नंबर पर होने के बाद भी, क्योंकि उसमें 3 अवतार थे। फिर आता है द्वापर युग, यानी जिसमें 2 अवतार हुए विष्णु जी के, और लास्ट होता है कल युग, जिसमें 1 अवतार आएगा जो होगा कल की अवतार, जिसको आने में अभी बहुत बहुत टाइम है। इस तरीके से बहुत छोटी-छोटी बातें हैं जिन पर हाइलाइट किया गया है। अच्छा, मैं आपको बताऊँ, किसी भी किताब को चलाने के लिए आपको उसमें छोटी-छोटी कॉन्स्पिरेसीज़, छोटी-छोटी कंट्रोवर्सीज़ ज़रूर डालनी पड़ती हैं, ताकि जो रीडर है उसका माइंड एंगेज रहे।
यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ हिंदुइज़्म की बात नहीं करी गई है, इनक्रेडिबल इंडिया की भी बात करी गई है। इस बुक में सुभाष चंद्र बोस की, चाणक्य की, जो चंद्रगुप्त डायनेस्टी से थे, उनका रियल नाम क्या था, इस बारे में भी बात करी गई है। अक्षत गुप्ता ने उन सबको इस बुक में इंक्लूड किया है, जिनकी जो डेथ थी, वो पर्टिकुलरली कहीं पे एकदम क्लियर नहीं थी। जैसे रामायण में आपने देखा होगा कि लक्ष्मण जी जब मूर्छित हो गए थे, तो उन एक वैद्य आए थे। अचानक वो कहीं से प्रकट हुए और फिर उसके बाद उन्होंने जड़ी-बूटी बनाई, संजीवनी बूटी लाने को बोला हनुमान जी को, वो जो लक्ष्मण जी थे अपने, उनको सही किया और वो गायब। उसके बाद रामायण में उनका कहीं पे भी कोई नाम नहीं लिया गया, उनका क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, कहीं पे भी कुछ भी मेंशन नहीं है। तो इसी तरीके से बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स अपने अक्षत गुप्ता ने इस बुक में डाले हैं, जो आपको हमेशा एंगेज करके रखेंगे। आपको एक भी मोमेंट ऐसा नहीं लगेगा जहाँ पे आपको लगेगा कि यार मैं बोर हो रहा हूँ, ये सब चीज़ तो रिपीट हो रही है। एक भी चीज़ रिपीट नहीं हुई है और हर एक नई लाइन के साथ आपको एक नया फैक्ट ज़रूर पता चलेगा। आइदर इट वुड बी इनक्रेडिबल इंडिया और इट वुड बी हिंदुइज़्म। आपको हर चीज़ के बारे में एक बहुत इन डेप्थ और बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से, बहुत ईज़ी तरीके से नॉलेज मिलेगी। तो वापस आते हैं हम अपनी कहानी पे। तो ओम शास्त्री की जब इन्वेस्टिगेशन चल रही होती है, तो ओम शास्त्री के मुँह से बहुत सारे ऐसे सीक्रेट्स निकल जाते हैं, जो कभी किसी को नहीं पता चलने हैं, जो कभी ह्यूमैनिटी में डिस्क्लोज़ नहीं होने हैं। तो होता क्या है कि वो जो एट द एंड जो 7 चिरंजीवीज़ हैं, उनको ओम शास्त्री को ख़त्म करना पड़ता है, ताकि जो सीक्रेट्स हैं हमारे, वो हमेशा बचे रहें, सेफ़ रहें। अच्छा, मूविंग फॉरवर्ड इन द स्टोरी, मैं आपको तीनों वॉल्यूम्स अलग-अलग करके नहीं बता रही हूँ, आई एम टेलिंग यू द ऑल ओवर द स्टोरी। तो मूविंग ऑनवर्ड टू द स्टोरी, आप देखेंगे कि आगे जाके एक विलेन है, जो स्टोरी है ना, वो एक 9 नंबर 9 के भी अराउंड बहुत ज़्यादा रिवॉल्व हुई है, क्योंकि जो विलेन है हमारा, जो एंटागोनिस्ट है इस किताब का, वो 9 वर्ड्स ढूँढ रहा है। वो 9 वर्ड्स ढूँढ रहा है और उससे एक श्लोक बनेगा, पूरे 9 वर्ड से एक श्लोक बनेगा। लेकिन इन 9 वर्ड्स को ढूँढने के लिए वो जो एंटागोनिस्ट है, उसको इनक्रेडिबल इंडिया में ऐसी-ऐसी जगह पे, जैसे कैलाश पर्वत, कुलधारा है राजस्थान में, मानसरोवर, रूपकुंड, द्वारका, पद्म स्वामी टेम्पल और बहुत सारी ऐसी जगह पे उनको जाना पड़ेगा, जो विलेन है उनको जाना पड़ेगा, ताकि वो 9 वर्ड्स को ढूँढ पाए एक श्लोक कंप्लीट करने के लिए। और किताब में ऐसा बताया गया है कि जो विलेन है, जब उसको 9 शब्द पूरे मिल जाएँगे, जब उनका श्लोक पूरा बन जाएगा, तो एक ऐसा दरवाज़े का एक्सेस मिल जाएगा, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि बचपन में हम लोग शोज़ देखते थे, जिसमें बोलता था खुल जा सिम-सिम करके, इस तरीके से। तो वो जो श्लोक है, वो की है, एक दरवाज़े की। और वो जो दरवाज़ा है, वो एक ऐसा दरवाज़ा है कि अगर वो कभी खुल गया, उस विलेन का जो मोटिव है वो पूरा हो गया, तो वो दरवाज़ा खुलने के बाद पूरे दुनिया पर वो हावी होगा। वो विलेन के पास ऐसी पावर्स आ जाएँगी, जो उसको अनस्टॉपेबल बना देंगी। और ये जो हमारे साथ चिरंजीवीज़ हैं, वो उन 9 शब्द की, उन 9 श्लोकों की रक्षा कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द बुक। और इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं अभी जैसे आपको मैंने नाम बताया कैलाश पर्वत का, तो कैलाश पर्वत के बारे में भी इतने अमेज़िंग फैक्ट बताए गए हैं किताब में, जो मुझे नहीं पता थे। इतना मुझे पता था कि कैलाश पर्वत का सबमिट आज तक कभी कोई पूरा नहीं कर पाया। लेकिन इसमें ऐसे-ऐसे एक्सपीरियंस शेयर किए गए हैं कैलाश पर्वत पर, जो माउंटेनियर्स हैं, जो गए थे सबमिट करने के लिए। ऐसा बताया जाता है कि 5 दिन अगर कोई माउंटेनियर क्लाइंबिंग कर रहा है, चढ़ रहा है उस पर्वत पे, कैलाश पर्वत पे, तो बाद में जाके उनको रियलाइज़ होता है कि 2 दिन तो वो चढ़ रहे थे, बट 3 दिन जो थे वो उतर रहे थे अनकॉन्शियसली। तो इज़न्ट दिस अमेज़िंग? आप लोग को इतने सारे फैक्ट पता चल रहे हैं अबाउट इनक्रेडिबल इंडिया। इस तरीके से फिर कुलधारा की बात अगर हम करें, तो उसको राजस्थान गवर्नमेंट ने द गोस्ट विलेज का नाम से रखा हुआ है। अब तो वो एक टूरिज़्म स्पॉट है, बट वहाँ पे 5 बजे के बाद जाना मना है। ऐसी बहुत सारी स्टोरीज़ आपको देखने को मिलेंगी इस किताब में। अच्छा, एक बहुत अच्छी बात मैं आपको बताती हूँ, जो लोग किताब नहीं पढ़ पाए हैं, इट्स ऑल राइट। मैं आपको बताऊँ, जो धोनी एंटरटेनमेंट्स हैं, एमएस धोनी की जो एंटरटेनमेंट कंपनी है, उन्होंने मतलब द धोनी एंटरटेनमेंट ने अक्षत गुप्ता को अप्रोच किया है इस किताब के कॉपीराइट्स खरीदने के लिए, ताकि वो इस पे एक अडैप्टेशन वेब सीरीज़ बना सकें। तो जो लोग किताब नहीं पढ़ पाए हैं, आप लोग वेब सीरीज़ ज़रूर देखिएगा। हम सब लोग वेट करेंगे अक्षत गुप्ता की और भी नई मूवीज़ और भी नई किताब पढ़ने के बारे में। बट आई वुड सजेस्ट, यदि आप अपने कल्चर के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, यानी कोई भी कल्चर रिगार्डलेस ऑफ द रिलीजन, अगर आप हिंदुइज्म के बारे में या इनक्रेडिबल इंडिया के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, बहुत सारे ऐसे फैक्ट हैं जो आज तक भी साइंस कभी प्रूफ नहीं कर पाई।
ये बुक में आपको उनके बारे में पता चलेगा। आंसर्स नहीं मिलेंगे ऑब्वियसली, बट आपको उनके फैक्ट्स के बारे में पता चलेगा कि कैसे, कहाँ से क्या है, किस तरीके से ये सब कुछ इंटर रिलेटेड है। ऑल्दो ये बुक जो है वो एक फ़िक्शन किताब है। इसमें बहुत सारे जो मिथ्स हैं वो डाले गए हैं, बहुत सारी जो सच्चाइयाँ हैं वो भी डाली गई हैं ताकि एक फ़िक्शन क्रिएट हो पाए। एंड आई वुड रेट दिस बुक 10 ऑन 10। मुझे बहुत अच्छी लगी ये ट्रायलॉजी एंड आई वुड सजेस्ट कि आप लोग ज़रूर पढ़िएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप कि आप लोग को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा हो और ये किताब भी आप लोग को बहुत अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच। तब तक अपना ध्यान रखिए।